मैं अपने कर्जदारों को मसूद हुसैन का नंबर देता हूँ ताकि वो मजे की बात यह है कि आप स्टेट अवार्ड लेते हैं तो मुबारकबादी हमें दी जाती है। खैर बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि कोई शख्स अपना एसेट जलते हुए रिलीव फील करता है। एग्जैक्टली उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। कश्मीर लाइफ में आपका खुशामदीद। मैं हूं मसूद हुसैन और मैं यादें की एक और कड़ी लेके आपकी खिदमत में हाजिर। आज की इस कड़ी में जिस शख्स से बात कर रहे हैं वो सियासतदान नहीं है, वो सहाफ़ी नहीं है, लेकिन वो एक कश्मीर के बहुत ही नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं। एक पेंटर हैं, स्कल्पटिंग आर्टिस्ट हैं, पढ़ाया भी है और उन लोगों में है जिन्होंने जो ट्रेंड आर्टिस्ट हैं बहुत शुरू से। मेरी मुराद मेरे हमनाम मसूद हुसैन से है। मसूद साहब, आपका खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमें हमेशा आपस में हमनाम होने की वजह से काफ़ी कंफ्यूजन रहता है और आपके मैसेजेस मुझे आते हैं तो शायद मेरे मैसेजेस आपको भी आते होंगे। खैर हमें खुशी है कि आज हम एक ही फ्रेम में हैं। मैं एक बैंक के आसपास गुजर रहा था तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चल रहे थे गाड़ी में, तो उसने रोका और बुलाया, मसूद साहब इधर आ जाओ। मैं गया, कहा मैंने आपको कहा था वो पेंटिंग को दुरुस्त करना है। और ऐसा होता है, कंफ्यूजन होता रहता है। तो मैं चाहता हूँ, मैं हमेशा अपने न्यूज़ रूम में भी कहता हूँ कि मैं अपने कर्जदारों को मसूद हुसैन का नंबर देता हूँ ताकि वो बट हाउ डज इट फील मसूद साहब कि हम फाइनली एक फ्रेम में हैं? और ये अच्छा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है। आप शायद फारूक साहब की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो आई स्टिल गॉट हिज फोन कॉल। अच्छा, उसके बाद मैंने उनको कहा तो मैं वो वाला मतलब वो ये समझ के कि मसूद हुसैन जर्नलिस्ट से बात करनी है, बट आई थिंक ही हैज योर नंबर आल्सो। अच्छा। और मजे की बात यह है कि आप स्टेट अवार्ड लेते हैं तो मुबारकबादी हमें दी जाती है। खैर ये अच्छा है, आज हम रूबरू बात कर रहे हैं। सो इट्स आई एम फीलिंग रियली ऑनर्ड टू बी। यस, मी टू मतलब मैं बहुत काफी टाइम से सोच रहा था कि जब दो मसूद हुसैन जी एक ही फ्रेम में आ जाएंगे तो बात करेंगे। खैर मैं मतलब ये जो मिजाज है इस हमारी मुलाकात का, हमारे प्रोजेक्ट का, ये बेसिकली फोकस्ड ऑन पर्सनल हिस्ट्री है जी। आपके वजूद, आपकी तरबियत, आपका कंट्रीब्यूशन, लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता है कि हम जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं, सियासत से बात करें, सियासतदान से बात करेंगे तो सियासत आ ही जाएगी, बिल्कुल। आर्टिस्ट से बात करेंगे तो आर्ट आ ही जाएगा। लेकिन मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूँगा कि आप एक ज़ालदार फैमिली से, शहर की ज़ालदार फैमिली से रहे हैं एक स्टेज में, तो मतलब वो जो मिजाज, वो आपके वालिद साहब डॉक्टर थे जी हाँ, और आप आर्टिस्ट हैं, ये तीन चीजें अगर नजदीक से देखेंगे तो एक कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है। आप देख लीजिए, मैं खैर आपने बात छेड़ी है तो मैं हमारा जो सिलसिला है, बैकग्राउंड है, हमारे एंसेस्टर्स थे जिनका नाम मुल्ला सैदुद्दीन था और वो शाही हमदान के साथ यहाँ आए थे। और इनफैक्ट हिस्ट्री में भी दर्ज है कि वो एक लिटरली पर्सन थे और ही वाज अ फर्स्ट केयर टेकर ऑफ शाही हमदान। और उसके बाद भी जो हमारे काफ़ी सारे जो हमारे एंसेस्टर्स थे, दे वर ग्रेट स्कॉलर्स। तो मोस्टली उनकी कंट्रीब्यूशन मरसिया खानी में बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और फिर हमारा मुल्ला से हमारा हकीम नाम कैसे पड़ा, ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि हमारे जो उसके बाद के एंसेस्टर्स थे, दे वर हकीम्स, इनके महाराजा के। तो
और इसमें जो हमारे बाकी जो एंसेस्टर्स थे उनकी मतलब लैंड काफ़ी थी, और जैसे आपने कहा जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, काफ़ी सारी ज़मीनें थी हमारी। तो इसमें ये एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो अभी तक मेरे जहन में है। खैर ज़मीन रही नहीं, क्योंकि वो सारा लैंड टू टिलर हो गया, तो अब हमसे कंप्लीटली ज़मीन पूरी छूट गई, और उसमें जो उन्होंने वो लेवी वगैरह रखा था, खैर वो भी नहीं मिली। सो अब मेरा कहना ये, मैं छोटा था और एक दिन रात को, शायद 4-5 साल का होगा, तो मैंने घोड़ों की आवाज, चलने की आवाज, टप। हम रहते थे बाबापुरा में, हबा कदल साइड से, तो उनकी आवाज मैंने सुनी, तो ऐसा लगभग सहर को। सो आई सॉ माय मदर, वो वहाँ बैठी थी खिड़की पे, एंड वो शी वाज सॉर्ट ऑफ क्राइंग। तो मैं उठा, तो मैंने मदर को बोला, आप क्यों रो रहे हो? कहता है, मुझे याद आ रहा है 47। मैंने कहा क्या हुआ था? तो उसने बोला, हम यहाँ रहते थे, तो किसी ने बोला भाई कबाली आ गए हैं, तो यहाँ से चले जाओ, कहीं सेफ जगह जाओ। अब हैरानी की बात यह है, शहर से हो गए गांव। वहाँ सुंबल नवगाम साइड से हमारी काफ़ी लैंड थी, वहाँ हमारी एक कोठी थी, और वो सब अपना बिलोंगिंग्स, जेवरात लेके उन दिनों टांगा हुआ करता था, तो हमारे उसको वो टांगा 1-2 थे, तो उसमें चले गए वो नवगाम। तो फिर वहाँ पे they were looted by कबालीज। तो बड़ी मुश्किल से जान बचा के वो बिल्कुल खाली हाथ वापस आए। तो ये 47 के वो विक्टिम थे। अब ये कहना कि हमारा जो बचपन गुजरा वो उसी इलाके में, हबा कदल बाबापुरा। तो मुझे याद है, मैं 2014 में आई वेंट टू दैट प्लेस आफ्टर 45 ईयर्स, उस मकान में जहाँ हमने अपना बचपन गुजारा है। तो काफ़ी सारी चेंजेस मैं देखा, काफ़ी हैरान हो गया कि मुझे ये याद है कि हमारे घर के बाहर बहुत ही खूबसूरत एक नहर थी, नाला था। लोग शिकारे में डल से आते थे, वहाँ पे सब्जियां बेचते थे। वहाँ हमारे घर के बाहर वो एक घाट था, तो वहाँ पे वो सब्जियां बेचते थे फ्रेश। तो आई वॉज सो स्टन्ड टू सी कि वहाँ पक्की रोड बनी है, वो नाला कहीं नहीं है, एंड टोटल चेंजेस थी उसमें। बेस ऐसा था कि मतलब सच थे और वो उसमें टोटली फिलिंग हो गई है, तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि ये वही जगह है। तो अब ये कहना है कि ये चीज़ें, मतलब पूरा शॉक हुआ कि हमारा वो एनवायरनमेंट कैसे चेंज हुआ, वाटर बॉडीज कैसे ख़त्म हो गई। तो मुझे ये भी याद है कि मेरी मदर तब से ऐसा वो अर्न्स अबाउट 50 to 60, और उसको बड़ा ये जानवरों का काफ़ी शौक। सो सुबह त्रावन तिमस्पति वहाँ बराबर चक्कर हुए थे। और वन फाइन मॉर्निंग में उनको वहाँ नेहरू पार्क में देखा है उनको, वहाँ से फिर रात को आते थे वापस। ये जहन से ये चीज़ें निकलती नहीं है। और अब मतलब हबा कदल से आपके जाते थे स्वयं वहाँ नेहरू पार्क से, और शाम को फिर अपने घर वापस आते थे। ये बिल्कुल मुझे याद है। तो ये मेरी बचपन की याद है। और मैंने मैक्सिमम, मतलब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, मेरे कजिन्स थे, मेरे वो अंकल वगैरह सब एक
काफ़ी बड़ा मकान था, इकट्ठे रहते थे। और मैक्सिमम मेरा टाइम चुन्नू गुजोर मातामाल। अब ये मैं कहना चाहता हूँ, मातामाल जो मेरा था वो आबी गुजर में था। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू कि वहाँ पर वो पंपोश होटल, उसके साथ में पूरा अप टू वहाँ रिगल सिनेमा हुआ करता था, वहाँ तक था। तो हमारे मतलब मदर साइड के ग्रैंडफादर वगैरह वो सब, उनके ब्रदर्स वगैरह वहीं रहते थे। एंड दे हैड शॉप्स देयर, सो दे वर इनटू पेपर मैशी वगैरह दुकानें थी। तो अब इट्स नो मोर देयर। तो वो टोटली वो बदल चुका है। और हमें ये भी याद है कि छोटे थे, फिर हम वहाँ उधर अमरीश था सिनेमा, पता फिल्म हुई। तो ये कुछ यादें मेरे जहन में। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपके जो काम है, मैं तो यहाँ ये बिल्कुल इस बात का इतराफ़ करना चाहूँगा कि मैं लिखता तो हूँ, रिपोर्ट तो करता हूँ, शायद कभी कभी फिल्में बनाने में भी लोगों की मदद कर सकता हूँ, अपने स्टाफ की, दोस्तों की, लेकिन मैं पैदाइशी आर्ट ब्लाइंड हूँ, कलर ब्लाइंड भी हूँ। मैंने हमेशा ज़िंदगी को ब्लैक एंड वाइट देखा है। तो लेकिन इसके बावजूद बात तो करनी ही होगी। जो मैंने काम देखे हैं मसूद हुसैन के अभी तक, तो ये जो बातें कर रहे थे अपने बचपन की यादें, वो रिफ्लेक्ट होती हैं। मैंने एक ज़माने में एक स्टोरी हमने की थी पेरिफरी, कश्मीर पेरिफरी पे, तो उसमें जो सब विजुअल मतलब जो इमेजेस उसमें हमने इस्तेमाल की इनकी जो बनाई हुई वो जो पेंटिंग्स थी, वो देहाती ज़िंदगी, पेरिफेरल लाइफ जो, यस, वो उन्होंने किया है। लेकिन इस बात पर तो बात बाद में कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही है। एक शख्स खाते पीते घर का है, उनके वालिद साहब डॉक्टर हैं, लेकिन 60s में आपको अपनी फैमिली ने आर्ट चूज करने की इजाज़त कैसे दे दी, जबकि आपको आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में दो ही ऑप्शन है लोगों के लिए, या इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। जी, ये कॉन्सेप्ट उन दोनों में ये था कि मेरे वालिद साहब तो डॉक्टर थे, तो हमारे घर में ये टोटली ये एटमॉस्फेयर ही नहीं था कि आर्ट क्या है वगैरह। तो मौजूब का साहब मातामाल, सो वहाँ मैं ग्रैंडफादर मेरा बहुत अच्छी पेपर मैशी करता था, तो वहाँ बैठता था मैं घंटों उनके साथ, देखता था ये कलर्स कैसे बनाते हैं, काम कैसे करता है। हो सकता है वो थोड़ा बहुत वो इंस्पिरेशन वहाँ से आई, बट स्टिल आई हैड अ गुड हैंड। सो आई यूज्ड टू रिक्वेस्ट माय फादर, आप मेरे लिए कलर्स लेके आओ वगैरह। बड़ी खुशी खुशी लेके आते थे, स्केच बुक, colors, paints. I used to paint and show it to him, और बाकियों को दिखाता, देखो ये मैंने किया है। तो मुझे इंटरेस्ट काफ़ी बड़ी इसमें। तो अब खैर मैं काम करता गया, तो फिर हमने हबा कदल से शिफ्ट किया जवाहर नगर। तो वहाँ पे जवाहर नगर में हमारे घर के सामने मैंने बोर्ड देखा, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। तो ये एक कल्चर एकेडमी का एक शोबा था।
तो अब मैं देखा वहाँ छोटे वो हॉबी क्लासेस चलती थी, वो वहाँ म्यूज़िक वगैरह बहुत कुछ वहाँ वो पेंटिंग वगैरह सब करते थे वहाँ पे। तो मैं वहाँ गया, तो मैंने कहा ये जगह मेरे लिए अच्छी है, सो मैं सीख सकता हूँ। तो वहाँ मैंने एडमिशन ली, तो 1 साल मैंने वहाँ पढ़ा। तो कहना मुझे ये है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ कि वो सोहबत में लगा, सो आई मेड फ्रेंड्स विद देम। तो मैं सोचा कि दिस अ परफेक्ट प्लेस फॉर मी। तो फिर वहाँ जान पहचान बाकियों से भी, वहाँ सीनियर आर्टिस्ट कुछ थे। तो उसमें एक काफ़ी सीनियर, एक वो फाइनल ईयर में पढ़ते थे, तो उसने बोला, ओए आप क्यों यहाँ टाइम वेस्ट करते हो, आप एक काम करो, JJ College of Art बड़ा ज़बरदस्त, इस करो काम, इसका सो तौर इसने वो एडमिशन था। ये मेरे दिमाग में स्ट्राइक हो गया। तो मैंने कहा अच्छा जाएंगे, तो दोपन तथ में दपान अप्लाइड आर्ट बने ज़बरदस्त। अब उन दिनों वे बैक इन 60s, तो हमने अप्लाई किया दोनों ने। तो फिर एक दिन क्या हुआ, वो वहाँ से फॉर्म 2 आए वहाँ से, तो भर दिए। तो फिर टेलीग्राम आई एक ही को, वो जो मेरे से सीनियर थे, तो उसके नाम पे, तो वो ले गया। तो आई वाज सो सैड कि मेरा हुआ नहीं। तो फिर एक दिन आके मैं देखा, तो फिर मैंने अप्लाई किया। तो सो उसने कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं है। देन आई वाज सिलेक्टेड रिप्लेसमेंट। फिर डर डर के मैं फादर के पास गया, मैंने कहा मेरा एडमिशन ऐसे हुआ है, तो मैं जाना चाहता हूँ। तो गॉट डैम एंग्री, कहा क्या करते हो इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, या आर्ट करके क्या करोगे। तो मैंने कहा इंटरेस्ट है। तो सो खैर वो दिखा के, सो उसका मूड ज़रा थोड़ा सा ऑफ हो गया। तो उसी दौरान मैं गया, कल्चरल एकेडमी थी वहाँ पे डाउनटाउन में, चित्राशाही में उनका ऑफिस था। तो वहाँ पे लोन साहब हुआ करते थे एकेडमी, तो उनसे बात की। मैंने कहा ये मुझे एडमिशन मिला है अप्लाइड आर्ट्स में, सो आई वांट टू गो। तो वो समझ नहीं पाए अप्लाइड आर्ट्स क्या, कहते हैं नहीं हम पेंटिंग में देते हैं, हम स्कल्पचर में देते हैं, ये अप्लाइड आर्ट क्या चीज़ है। मैंने कहा ये भी एक रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है चलो दे देते हैं। फिर मैं आया तो फादर को दिखाया, वो सैंक्शन हुआ है, उसमें वो बॉन्ड भी साइन किया है कि हाँ जी आई विल सर्व कल्चर एकेडमी मिनिमम फॉर 2 years। सो देन ही अलाउड मी टू गो टू बॉम्बे। फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बॉम्बे में। तो अकेला गया वहाँ, न जान न पहचान, सो वेंट टू कॉलेज। तो अब टोटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर। मैं लगभग पूछा किसी से ये फाउंडेशन कोर्स कहाँ पे है, ये एडमिशन हुआ है। तो उन्होंने बोला हाँ ये फर्स्ट फ्लोर पे है, आप जाओ। वहाँ में 3 सेक्शंस देखे कि 40-50 स्टूडेंट्स एक सेक्शन में। तो मैं लगभग 1 घंटा बाहर वेट कर जाऊँ कि नहीं जाऊँ। सो अल्टीमेटली पीछे मैंने एक सीट देखी, तो खाली सीट, तो जाके बैठ गए। क्लास में काफ़ी शोर था, तो मैं एक ब्लश हो गया, एक नए एटमॉस्फेयर में जाना। तो देन सडनली देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस, सो एवरीबडी स्टार्टेड लुकिंग एट मी। तो कोई ऊपर से नीचे देख रहा है, तो सडनली टीचर आ गए, वो बैठे। देन ही कॉल्ड मी। तो मैंने कहा सर मेरा एडमिशन हुआ है, सो आई एम बिट लेट, क्योंकि टेलीग्राम काफ़ी देर से मिली। तो देन ही एडमिटेड मी देयर। तो अब कहना मुझे ये है कि जो ही लंच हुआ,
सो एवरीबडी स्टार्टेड कमिंग टू मी। तो वो कहते हैं आप कश्मीर से हैं? मैंने कहा हाँ। तो उन दिनों वो कहते हैं हमने कश्मीर को कोई देखा ही नहीं आज तक आज पहली बार देख रहे हैं। तो समहाउ ऐसे सिलसिला चलता गया। सो देन इट वाज अ मतलब काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा वहाँ पे। एंड आई कंप्लीटेड दैट कोर्स इन अप्लाइड आर्ट्स एज अ मेडलिस्ट फ्रॉम दैट कॉलेज एंड केम बैक टू दिस प्लेस। और फिर यहाँ मैं इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में आई गॉट एन अपॉइंटमेंट एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग। और वो उन्हीं दिनों की बात है कि माई फादर कुडंट सी माई प्रोग्रेस। तो उनका इंतकाल 77 उसी दौरान हुआ। तो तब से अब तक मतलब आई टॉट इन दैट कॉलेज फॉर से 34 इयर्स ये जर्नी मेरी रही। और उन दिनों हमने काफ़ी अच्छे दिन देखे, जैसे कि इंटरेक्शन आर्टिस्टों के साथ, जो पेंटर्स थे, उठना बैठना। सो हमारा तो एक टोटली एक अलग ही कॉन्सेप्ट था, क्योंकि बीइंग एन अप्लाइड आर्टिस्ट पूरा प्रिसाइज, मोस्टली रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग, हमारा फॉर्मेट अलग था। तो अब मतलब जो कुछ हम काम करते हैं तो सो वी हैव टू ओबे आवर क्लाइंट्स कि ये किस तरीके का काम करता है, ये या ही सजेस्ट ऐसे करो ये करो। तो आर्टिस्टों के साथ रह के आई जस्ट लर्न द टेक्निक ऑफ पेंटिंग। तो देन आई स्टार्टेड पेंटिंग। उसमें यू कुड एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो फिर मैंने पेंटिंग्स स्टार्ट की और साइड बाय साइड हमने एक ब्लॉक मेकिंग यूनिट एक शुरू किया था हुजूरी बाग में। तो अब ये ब्लॉक मेकिंग यूनिट का आज तस्वुर है ही नहीं। आज तो हम बहुत आगे गए। तो बहुत आगे गए हैं। तो अच्छा, इसमें क्या है कि यहाँ सिर्फ ब्लॉक मेकिंग यूनिट गवर्नमेंट प्रेस में था। उन दिनों काफी लेटर प्रेस, वो तो लेटर प्रेस था, लेटर प्रेस मैंने देखा है। लेटर प्रेस जो प्रेस थे दे यूज्ड टू कंपोज, हाथ से करते थे। तो फिर उनको ब्लॉक्स बनवाने पड़ते थे बाहर से। तो मैंने बाहर से स्टाफ लाया, तो वो फिर दे स्टार्टेड मेकिंग ब्लॉक्स। और आई यूज्ड टू फीड होल ऑफ वैली, उनको ब्लॉक्स बना के देते थे, हाफ टोन ब्लॉक्स वगैरह। तो कुछ साल ये काम बड़ा अच्छा चला। तो काफ़ी रश भी रहता था, टूरिज़्म का रश था। तो आई यूज्ड टू डू डिज़ाइनिंग ऑल्सो देयर मेरे स्पेयर टाइम में। तो और साइड बाय साइड पेंटिंग्स करते थे। और उसमें हमारी इंटरेक्शन, जो हमारे आर्ट कैंप्स होते थे मोस्टली गांधरबल में होते थे, और काफ़ी वेटर्न आर्टिस्ट आते थे, पूरे हिंदुस्तान से आते थे। तो इनफैक्ट उनके साथ मुझे काम करने का चांस मिला। और साइड बाय साइड आई वाज डूइंग दिस वर्क आल्सो। तो अब वो दौर एक बहुत ही अच्छा दौर था, जिसमें हम मतलब एक आर्टिस्ट कम्युनिटी, एक इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में इकट्ठे काम करते थे। बाहर से आर्टिस्ट आते थे, तो आपस में वो इंटरेक्शन रहती थी। देन ऑल ऑफ अ सडन एक हमारे जिंदगी में एक बैड फेज आया। सो इट वाज वो दौर एक मिलिटेंसी का जो चला यहाँ। फिर उसमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो गए। तो मुझे आई हैड टू शट डाउन माय ब्लॉक यूनिट। फिर वो जो वर्कर्स थे वो चले गए। तो उसमें ऐसे कंपल्शंस थे, कुछ ऐसे लोग भी आते थे, नहीं हमें ये ब्लॉक बनवाने हैं, ये है। सो मैंने कहा इट्स बेटर टू क्लोज इट डाउन। तो उसमें फिर अल्टीमेटली आई वाज सो टेंस। वो
लॉक मेकिंग यूनिट लगा के, क्योंकि ये एक ही था। तो वन फाइन मॉर्निंग द होल बिल्डिंग वाज गटेड डाउन इन फायर। तो इनफैक्ट सब कुछ वहाँ जल गया। सो आई लॉस्ट माई पेंटिंग्स वगैरह, सब कुछ जल गया वहाँ पे। तो अब देख रहा था मैं खड़ा, बिल्डिंग जलती हुई, पेंटिंग जलती हुई। तो देयर वाज अ साई ऑफ रिलीफ इन मी। सो बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाएंगे हाँ, कि कोई शख्स अपना एसेट जलते हुए रिलीफ फील करता है। एग्जैक्टली, दैट इज मतलब ये कश्मीर की वो कैफियत बयान करता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो वाक बयान करता है जब आप एसेट आपका लुट रहा है, तबाह हो रहा है, और आप सुकून में हैं कि चलो ठीक हो गया। इसमें देयर इज अ रीजन बिहाइंड। Obviously, I understand. You can understand. I understand the reason. तो मैं फिर घर आया तो बैठा हूँ, तो मैं फिर सोच रहा था व्हाट नेक्स्ट। अब तो एजेंसी भी खत्म हो गई, और अब तो नौकरी पर ही काम, अब नौकरी पे ही चलना है, बट काम तो करना है। देन आई थॉट ऑफ डूइंग वर्क सीरियसली। मतलब मैंने अपने आप को शिफ्ट किया टूवर्ड्स पेंटिंग्स। तो उसमें मैंने क्या किया, उससे पहले आई यूज्ड टू डॉक्यूमेंट ओल्ड डाउनटाउन एरियाज को डॉक्यूमेंट किया है। आई हैव डॉक्यूमेंटेड लैटिस वर्क ऑफ कश्मीर, काफी मैंने वो किया। तो खैर वो बदकिस्मती से वो कलेक्शन मेरी पूरी डूब गई सैलाब में। तो इवन आई हैड अबाउट 1000-2000 ट्रांसपेरेंसीज थी, फोटोग्राफ्स थे। तो अब फिर मैंने बोला अब क्या करना चाहिए, कुछ वी हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। देन आई स्विच्ड ओवर टू पेंटिंग्स, और यही मैंने वो एक सब्जेक्ट लिया, लैटिस वर्क, डाउनटाउन एरिया, अपना जो कश्मीर का कल्चर है वो मैंने पोर्ट्रे करना चाहा वर्क्स में, दो इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम, बट दैट गिव यू द नेम नाउ। नाउ मसूद हुसैन इज नॉट नोन फॉर ब्लॉक वर्क, ही इज नोन फॉर द पेंटिंग। यस, तो उसमें मैंने आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है कुछ नया करने की। सो देन आई स्विच्ड ओवर टू डिफरेंट मीडियम, जिसको हम रिलीफ मीडियम कहते हैं। उसमें मैं ओरिजिनल लैटिस विंडोज इस्तेमाल किया। देन आई यूज्ड टू विजिट श्राइन्स वगैरह में जाता था। फिर वहाँ से भी वो इंस्पिरेशन टू गेट दैट पर्टिकुलर मूड और एटमॉस्फेयर को कैसे मैं कैप्चर करूँ, तो सोचना पड़ा इसके लिए काफ़ी। सो देन द फर्स्ट एग्जीबिशन आई डिड इन दिल्ली, और मुझे याद है कि कोई एक एमिनेंट आर्टिस्ट का नाम मैं लेना चाहता हूँ, मंजीत बाबा, इज नो मोर। तो उससे किसी जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, ये कश्मीर से इसमें कलर ही नहीं है, यू हैव ऑल ब्राउन कलर्स एंड यू हैव ऑल रेड न्यूट लाइट है इसमें, कुछ व्हाट यू फील अबाउट दीज वर्क्स। उसने कहा यस आई नो there's no landscape in this, there are no flowers in this, no rivers, but this portrays Kashmir, contemporary Kashmir। हाँ, ये कश्मीर मुझे मतलब याद आ रही है इसका, and it has a deeper sense, इसमें एक वो mystic feeling आ रही है। So I was just listening to this. अब these are the feedbacks which I got। तो फिर मैं वो एग्जीबिशन के वापस चला आया, तो अब हालात बहुत ख़राब थे। तो अब पीपल हैव डन वर्क्स ऑन टर्माइल में काम किया है उन्होंने बाहर जो थे, बट आई वर्कड हियर, यस, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ इट। यस, यू आर पार्ट ऑफ इट, यू आर सर्वाइविंग, लिविंग इन इट। आप देख लीजिए इसमें जो कुछ भी हो रहा था, सो आई यूज्ड टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग। तो इसमें कुछ एपिसोड्स विच आई वांट टू शेयर विद यू, जैसे वो
मेमोरेंडम लेके थे या जुलूस निकालते मैंने वो पेंटिंग देखी है आपकी। तो वो मैंने फिर आई जस्ट ट्राई वांटेड टू कंसीव दिस आइडिया, जस्ट रिकॉर्ड दीज थिंग्स। या पर्सनली कभी वो क्रैक डाउन्स होते थे तो सब जमा हो जाते बाहर में कहीं पे, चाहे गर्मी हो बर्फ हो, सो वी यूज्ड टू सिट देयर। फिर आइडेंटिफिकेशन परेड होती थी। सो आई टुक दीज in my subject, then I painted them in a very abstract form. और फिर उनको कोई बाहर एग्जिट ना करें, वो कहते नहीं हमें we want something beautiful, we don't want the turmoil and all that. So ultimately art heritage, वो very famous इब्राहिम अल-काजी साहब, तो when he saw the works तो उसने बोला हाँ जी कब करना है, मैंने कहा जब आप चाहें। सो उन्होंने वो एग्जीबिशन 1 महीना रखा एंड इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड बिकॉज मैं कुछ एक नया लेके आया था। अब उसमें भी किसी एक एमिरेट आर्टिस्ट से पूछा कि इसमें टर्माइल का ये इसने दिखाया है, व्हाट यू फील अबाउट इट। तो वो सीनियर आर्टिस्ट थे बहुत, उन्होंने बोला मैं इसमें टर्माइल नहीं ढूंढ रहा हूँ, आई एम गेटिंग एस्थेटिक प्लेजर इन दिस। तो आई एम एंजॉइंग द वे ही हैज़ हैंडल्ड कलर्स, द वे ही हैज़ प्लेड विद द टेक्सचर्स वगैरह, सो आई एम एंजॉइंग दैट। तो मुझे क्या लेना देना है टर्माइल के साथ। सो ये फिर उसके बाद काफ़ी सारा मतलब मीडिया कवरेज वगैरह, सो देन आई स्टार्टेड काफ़ी सारे वो तो होना ही प्रोजेक्ट्स मैंने किए। सो आई एम जस्ट नाउ बिजी विद माय ओन वर्ल्ड। जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियाँ भी मैसर होंगी और 2 व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं। आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए जरूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यहीं। तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपुरा, श्रीनगर, हमें खिदमत करने का मौका दें। नाज़रीन, मसूद हुसैन ने ऑलरेडी बता दिया कि ये जो ब्लॉक यूनिट जब वो जल रहा था, ये बड़े रिलीफ फील कर रहे थे, क्योंकि एक मखसूस सिचुएशन थी जिसमें किसी को किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं था और सब चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल थी, किसी को कुछ पता नहीं होता था। खैर, जब ये उस दौर से दूसरे दौर की तरफ आए और पेंटिंग पर फोकस किया, फिर ये इतनी पेंटिंग में इतने मस्त हो गए कि बीमार हो गए। और जब बीमारी की तहकीक चलती रही, कश्मीर के बड़े डॉक्टर उसने जब तहकीक की, तो बाद में पता चला कि इनकी मोहतरमा इनके यहाँ चाय रखती थी, लेकिन ये चाय का प्याला उसके बजाय पेंट का प्याला पीते थे। और बाद में पता चला कि उनको लेड पॉइजनिंग हो गई है और एक बार उनका दिल भी बड़ा डगमगा रहा था और उसमें भी काफ़ी टाइम लगा कि इसके इलाज में। क्या ये ज़रूरी है कि एक इंसान अपने काम में, अपने पैशन में इतना मस्त हो जाए ये कि उसको चाय और पेट में फर्क महसूस ना हो? क्या टेस्ट बड्स भी जवाब देते हैं क्या? नहीं, मैं एक चीज़ बताऊं, जब हम काम करने बैठते हैं तो वाकई में हम अपने आप को पूरी तरह से कंसंट्रेट करते हैं, तो हमें ये दुनिया का कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ क्या हो रहा है, तो टाइम का पता नहीं चलता है। तो अब पेंट का गिलास पीना कोई बड़ी बात नहीं है तो कभी चाय रखी होती है वो वहीं रहती है, तो पेंट का गिलास पीते थे। खैर, ये लेड पॉइजनिंग का मसला तो बहुत ही गंभीर था। अब इसमें ये मैं कहना चाहता था, स्पेशली हमारे यहाँ पे लेड बेस्ड कलर्स काफ़ी इस्तेमाल करते थे, उसमें वो टैग भी नहीं लगा होता था कि ये लेड बेस्ड कलर्स है। अब हाथ में लग जाता है, ऐसे ही खाना खाया तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट होता गया। अब ये भी एक रियल प्रॉब्लम है, कुछ पता नहीं चलता है कि
प्रॉब्लम क्या है। और काफ़ी टाइम से मैं इलाज कर रहा, आई यूज्ड टू गेट सॉर्ट ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते थे। तो डॉक्टर कहते नहीं तुम तो ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी में आई वॉन्ट टू मेंशन डॉक्टर खुरू साहब, बहुत ही रिनाउंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। अब उनसे मुलाकात होगी, उसने मुझे बोला नहीं ठीक है, क्या है, सब एक्सरे ठीक है, सब कुछ ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, से शुद्ध आमरूट में। तो अगर कभी होगा देन यू कम टू सोगरा। मुझे फिर से क्रैम्प्स आ गए तो मैं मिसेस के साथ सोगरा चला गया। तो जब उसने मुझे देखा ये पेल हो गए हैं, कमज़ोर लग रहे हैं, तो उसने मुझे एडमिट कराया। तो अब कहना मुझे ये है कि उसने ट्रीट कैसे किया मुझे। मैं ऐसे वार्ड में बैठा था, तो खोरू साहब आए, राउंड कर रहे हैं, तो साइड बाय साइड ही वाज जस्ट शाउटिंग एट, उनके जूनियर्स थे, उनसे बड़ा जोर से, नहीं आपने ये काम क्यों नहीं किया, ये करना था, इसमें ऐसे है। तो आई कुड मेक आउट कि ये थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। तो व्हेन ही केम टू माई दिस थिंग बेड, तो वहाँ पे इन्होंने वो देखी वो फाइल, तो उस पर लिखा है बाय प्रोफेशन एन आर्टिस्ट। तो देन ही लुक्ड एट मी, तो उसे बोला ए चिट्ठी लाओ जल्दी। तो उसको कहीं जाना था यूरोप सेमिनार के लिए, सो ही वाज अलॉटेड अ स्पेस जहाँ उनको कुछ डिस्प्ले करने थे, पोस्टर्स वगैरह। तो अब उसको समझ नहीं आ रहा था इसको कैसे करें। देन ही टोल्ड मी ये चिट्ठी आप देख लो, कैन यू हेल्प मी आउट इन दिस, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस। मैंने कहा या इट्स पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन। तो उसी वक्त इसको शिफ्ट करो प्राइवेट रूम में, तो आई ट्रीट हिम माई सेल्फ। तो देन ही टुक पर्सनल इंटरेस्ट, और फिर उसने मुझे ट्रीट किया। और उसके टेस्ट बड़ी मुश्किल से हो रहे थे। अब लखनऊ गए फिर टेस्ट करने के लिए? फिर मैं दिल्ली गया, तो वहाँ कहीं टेस्ट नहीं हुआ। अल्टीमेटली आई वेंट टू लखनऊ एंड टेस्ट कराए, तो लेड लेवल्स वर हाई। देन आई वाज पुट ऑन ड्रग थेरेपी। तो अब खोरू साहब बोल रहे थे नहीं जी, गिव अप योर प्रोफेशन, जस्ट ऑप्ट फॉर सम अदर, ये दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू। मैंने कहा मुझे कुछ और आता ही नहीं है। देन व्हाट आई डिड, मैंने कहा नहीं, बेटर टू वर्क। आई मेड पेंटिंग्स, क्योंकि कमाना तो है दवाई के लिए। तो मैंने कहा अगर 10% लगता है तो 90% में अपने आप को ट्रीट कर सकता हूँ। दैट्स हाउ आई treated myself while painting. I could purchase my medicine. So this was a bad dream, but thank God I survived that problem. आप उन अशखास में से हैं जो शायद जो कश्मीर के बहुत बड़े शायर रहे हैं अंग्रेज़ी के, आगा शाहिद अली जी, उनसे मिले हैं, और उनकी जो सबसे फेमड नज़म है उसको आपने पेंट किया है। वो कहानी क्या है मैं बता देता और ये बता दीजिएगा कि आपको बंदा कैसा लगा। देखिए, आगा शाहिद अली से मैं मिला जिन दिनों मैं एक सीरीज़ कर रहा था ऑन कश्मीर टर्माइल, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया कि वो आर्ट हेरिटेज में मैंने किया था। तो उसी दौरान ये भी एक किताब लिख रहे थे, द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस। तो अब ही वांटेड अ सूटेबल टाइटल फॉर हिज बुक। तो हमारे एक दोस्त काफ़ी आते थे, ही हैज़ बीन माई स्टूडेंट आल्सो, वो मास कम्युनिकेशन में मुजम्मिल। तो उसने इंडियन एक्सप्रेस में आप मुजम्मिल जलील, हाँ, तो उसने जिक्र किया ये फलानी है, तो उनसे आप बात कर लीजिए। सो देन ही कॉल्ड मी, मैं मिला उनसे। तो सो दे हैपन टू बी आवर रिलेशन में ही है। तो अब वो अमेरिका में थे, सो मिलना जुलना बहुत कम रहता था। तो उनसे मुलाकात हुई, तो देन आई शोड हिम इमेजेस
of my works, and then he selected one of my work, which was one of my best works, एक cover के लिए, which became very famous, which was I still remember Peep Out of Past. काफ़ी खूबसूरत एक वर्क थी. तो उन दिनों उनसे मुलाकात हुई, दैट मस्ट, और उन्होंने फिर उसका एक रिव्यू भी लिखा था वो एग्जीबिशन पे, विच केम इन आर्ट डील करके एक मैगजीन है, उसमें आया था. तो अब कहना मुझे ये है कि उनसे फिर लगातार मुलाकात होती गई. तो एक दिन हमारा इंस्टीट्यूट यहाँ राजबाग में हुआ करता था. नाउ दे हैव शिफ्टेड टू यूनिवर्सिटी. यस. तो मैं नॉर्मली वहाँ से जाता था, सो आई वेंट टू हिज, उसके घर चला गया. तो वहाँ मैं देखा वो आगा शाहिद अली, उसका एक अपना एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर था. अच्छा. तो हमेशा ही यूज्ड टू कैरी विद हिम, और कहीं चाय पी रहा है तो ही यूज्ड टू टाइप. तो सडनली व्हेन ही लुक्ड एट मी, ए मसूद कम हियर. तो गया तो बैठा उसके पास साथ में वरांडा पे, वो कुछ टाइप कर रहे थे. तो देन ही कंप्लीटेड दोज, वो टाइपिंग वगैरह फिर निकाल के वो उससे टाइपराइटर से वो पेपर निकाला. देन ही गेव इट टू मी. अच्छा. कहा, ए मसूद दिस इज़ फॉर यू. मैंने कहा अच्छा ये क्या है. मैंने read it, so it was about different seasons of Kashmir, the beauty of Kashmir. So I just smiled at him. मैंने कहा, in this peak militancy you are writing this for me. कहते नहीं, whenever you get time you paint it. तो I just took those 3-4 pages थे, तो they were 7 couplets. वो मैंने जेब में रखे. तो I told him okay I'm going. मैंने कॉलेज जाना है. तो घर कॉलेज जाके when I came back to my घर आया, तो I kept those couplets in my file. क्योंकि उन दिनों see I have worked so much on Kashmir Turmoil, वो दिमाग से ही नहीं निकला. तो I couldn't have really painted beauty of Kashmir that time. ये रखे मैंने. तो ये लगभग 13 साल मेरे फाइल में ऐसे ही रहे. तो मैं सोच रहा हूँ, एक दिन मैं उठ के सफाई कर रहा था, ये फाइल्स कागज़ ढूंढ रहा था, तो सडनली आई जस्ट लुक्ड एट दीज कपलेट्स. मैंने बोला आगा शाहिद ने मुझे आई हैव प्रॉमिस किया है, आई विल डू इट. तो अब अनफॉर्चुनेटली वो रहे नहीं. वो लास्ट कपलेट्स थे उसके बाद उनका इंतकाल हुआ था. तो मैंने कहा नहीं, आई हैव टू पेंट इट. और मुझे ये याद है, ये 2013. सो इट टुक मी 1 year टू पेंट दोज 7 couplets. ह्यूज पेंटिंग्स आई डिड. तो जिस दिन मैंने ये कंप्लीट किया, that was before floods. तो 2014 के floods आए थे. September 5. No, ये 2014 का जो floods. वही वो सितंबर में आया ना. सितंबर में ही आया था. तो अब कहना है कि यहाँ जवाहर नगर it was a worst hit area. Yes. तो अब हम घर में बैठे थे. मेरी मिसेज, मेरे ब्रदर और उनकी मिसेज. तो हमारा पुराना घर था, तो हम वरांडा टाइप है, तो दैट वाज न्यूली कंस्ट्रक्टेड. सो वी थॉट इट इज़ अ सेफ प्लेस, कंक्रीट है थोड़ा, तो वहीं पे बैठे थे. तो अब पानी चढ़ता गया. हम कहते नहीं इससे ज़्यादा क्या चढ़ेगा. जो ही ये चढ़ता गया, सो इट स्टार्टेड टचिंग आवर फर्स्ट फ्लोर. तो सडनली अंदर आने लगा पानी. तो अब मैं देख रहा हूँ यहाँ से वो फ्रिज पानी में बह रहा है, ये टेबल वगैरह वो हिल रहे हैं. तो मुझे याद आया, मैं मिसेस को बोला मैंने पेंटिंग्स की हैं, सो आई जस्ट वांट टू सेव दोज पेंटिंग्स.
तो मैं निकला पानी में, तो आई जस्ट वो रोल करके थी, आई जस्ट टुक दो 7 पेंटिंग्स, उनको जाके एटिक पे रख दिया मैंने। फिर पानी चढ़ता गया, देन एवरीथिंग वाज फ्लोटिंग, सामान खिड़कियों से बाहर निकल रहा था, सो इट वाज रियली बैड, हॉरिफाइंग। तो अब वी कुड सी यहाँ कोई मकान गिर रहा है, हमारे साइड से मकान गिर रहे हैं, सो वी वर सो स्केर्ड। तो मैं ब्रदर को कह रहा हूँ भाई अब क्या करें, तो उसे कहा मेरे पास रबर बोट्स हैं 2, एक सिंगल है एक डबल है। तो उसे बोला हमारे पास में एक वो टेरेस है उनका, 4 मंजिला मकान है। तो उसने मेरी मिसेस को उठाया उस बोट में, देन ही क्रॉस्ड ओवर, सो ही वेंट टू वो वहाँ जो टेरेस 4th फ्लोर पे, वो इट वाज अ सेफ एरिया था, तो वो गया। तो देन आई हैड अनदर बोट सिंगल। तो ब्रदर वापस आए तो उसने अपनी मिसेस को लिया, तो देन फिर मैं अकेला निकला सिंगल बोट में। कितने दिन के बाद? उसी दिन जब वो पूरा वो पानी भर गया, तो उसी दिन निकले हम, सेम डे। तो क्योंकि द वाटर हैज़ गॉन, कितना वो 1st फ्लोर भी ऊपर आया था, अबाउट 20 फीट के करीब। एंड फिर मेरा और मेरे ब्रदर ने वी सेव्ड अबाउट 70 पीपल अच्छा इन दोज बोट्स। तो इसमें काफ़ी सारे वो हमारे नेबर्स थे, उनको हमने टेरेस पे पहुंचाया था। फिर एक आर्टिकल निकाला था, वो नईम साहब ने लिखा था, आर्टिस्ट इन नोआज आर्क। सो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी कि हाउ वी मैनेज्ड आवर फूड एंड ऑल दैट। तो वो पूरा उसने वो लिखा था कि कैसे हमने बचाया लोगों को। तो देन अल्टीमेटली वी हैड टू हम वो एयरलिफ्ट करके एयरपोर्ट ले गए। देन इट टुक अनदर 6-7 days to reach to other side of रिवर जहलिब। तो फिर आप समझ लीजिए 20 दिन के बाद पानी चला उतर गया। तो देन वी थॉट ऑफ क्लीनिंग द होल थिंग एंड अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट एवरीथिंग। कुछ बचा ही नहीं है, कुछ बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ मेरी गाड़ी किसी ने ली थी, तो फिर उसी में कभी किसी रिश्तेदार के पास, कभी कहीं तो साल भर ऐसे ही घूमते रहे, सो विदाउट क्लोथ्स। सो इट वाज अ टफ टाइम। तो बात मैंने देखा है जवाहरनगर को पानी में। हाँ यस, कुछ भी नहीं बचा जी। मैं रोज आता था बंड से, हाँ यस, देखता क्या हो रहा है। सो समहाउ आई नेवर गिव अप। हाँ, तो then I reconstructed this home. That is with the same, इसी profession ने मुझे बचाया। Yes. So I made paintings, I sold them. Then I was helped by some very eminent people in Bombay. So then I reconstructed this home. So this has really saved me from फ्लड्स, वरना अभी तक हम घूमते ही रहते थे। कश्मीरी के जो हाथ हैं, अगर जनरली हम देखें, ये थंब रूल मेरे हिसाब से है कि जी। मतलब इनकी जो उंगलियां हैं ये आर्ट के लिए बनी है। आप अच्छे सर्जन कश्मीर में देखेंगे, आप अच्छे पेपर माशी आर्टिस्ट देखेंगे, आप अच्छे पश्मीना कार देखेंगे जो मतलब पश्मीने पे काम करते हैं। पहले हमारे यहाँ वो रिंग शाल भी हुआ करते थे उसके, तूस वगैरह के। और हमारे यहाँ जो पेंटिंग का आर्ट का जो हमारे यहाँ हिस्ट्री है बहुत पुराना है। अगर मैं हिस्ट्री हम जब देखते हैं, जब बुद्धिज़्म यहाँ से कश्मीर से एक्सपोर्ट हो गया लद्दाख की तरफ और बाकी जगहों पर, जो पेंटर्स वो जो उनके मजहबी वो तस्वीर हुआ करती थी उनकी गुम्पाओं में, वो कश्मीरी आर्टिस्ट तिब्बत भी गए, वो कश्मीरी आर्टिस्ट लद्दाख भी गए, और लद्दाख की बहुत सारी जो मॉनेस्ट्रीज़ हैं उनमें कश्मीरियों ने काम किया है। लेकिन वो बहुत ज़माने कदीम की बात है जो कश्मीर की बुद्धिस्ट एरा की। उसके बाद अगर हम देख लेंगे, हर दौर में कश्मीर के आर्टिस्ट्स ने, जो मुसव्विर हैं,
चाहे वो मुग़ल दौर हो, अफ़गान दौर हो, कोई भी दौर हो, उन्होंने अपने नकूश छोड़े हैं। आप एक उस्ताद रहे हैं आर्ट के जी। इसका क्या आपकी सोच क्या है? जी मैं बताऊंगा। मैंने एक सीरीज़ किया, अच्छा। कर रहा हूँ उस पर काम, काफ़ी साल से कर रहा हूँ, तो अभी वो कंपाइल ही कर रहा हूँ। तो उसका टाइटल है व्यतस्ता, मैंने उसका वो टाइटल दिया है व्यत्यत वाला है। तो अब ये मैंने क्यों शुरू किया है, अब देख लीजिए, कश्मीर हैज़ अ वेरी लॉन्ग 5000 साल पुरानी हिस्ट्री एंड अ वेरी रिच कल्चर। मतलब आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि चाहे आप बुद्धिस्ट पीरियड ले लो या हिंदू पीरियड का ले लो या इस्लामिक पीरियड का ले लो, कश्मीरियों का स्किल इट्स अनबिलीवेबल, अमेजिंग। आप देख लीजिए, मैं ये जो सीरीज़ व्यतस्ता का कैसे, क्योंकि एक आर्टिस्ट को एक आइडिया चाहिए, एक इंस्पिरेशन चाहिए, वो कहाँ से मिलती कुछ पता नहीं चलता है। जैसे मैंने मिलिटेंसी का वो कह रहा कि आई हैव पेंटेड द एपिसोड्स जो यहाँ हुए हैं, आई हैव रिकॉर्डेड देम इन माय वर्क्स इन अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट मैनर, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट उसको, उन एपिसोड्स को एब्स्ट्रैक्शन में लाना। तो एक बार हमें SPS म्यूज़ियम कुछ असाइन किया था वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन ऑफ आर्ट ऑब्जेक्ट्स वगैरह। तो हम लगातार 1 महीने गए वहाँ पे, एंड द कलेक्शन दे हैव, क्योंकि उन्होंने डिस्प्ले बहुत थोड़ा किया है, बट दे हैव लॉट ऑफ ग्रेट कलेक्शन अपने इसमें जो कि बंद किए हैं कि अभी वो किसी ने देखे भी नहीं है। उसमें काफ़ी सारे मैनस्क्रिप्ट्स हैं, स्कल्पचर्स आर देयर एंड कानी शॉल्स आर देयर। तो इंसान वो देख के बड़ा परेशान हो जाता है कि ये कश्मीर के ही लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है, और वो बहुत पहले, जब इसका कंसेप्ट उतना आम नहीं था। हाँ, तो अच्छा, इसमें आप देख लीजिए, मतलब इट्स अनबिलीवेबल व्हेन यू सी द कॉनी शॉल्स दे वर मेकिंग। मतलब ये इंसान तस्वीर ही नहीं कर सकता है कि ये वर्क ऑफ आर्ट, मतलब ड्रीम में भी नहीं सोच सकता है कि ऐसा काम कश्मीरी ने किया है। तो उसमें आई हैव सीन इवन कैलीग्राफी या कुरान शरीफ वो हाथ से लिखे हैं, और मैनस्क्रिप्ट्स बहुत सारे हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स बहुत सारी हैं। तो इसमें आई गॉट एन आइडिया आफ्टर वेरीफाइंग दीज मैनस्क्रिप्ट्स को मैंने गौर से देखा, मैंने कहा सी आई कैन यूज़ दिस ए पेज, इनको एनलार्ज करके एक कैनवास फॉर्मेट में ला सकता हूँ। सो देन आई स्टार्टेड वर्किंग, जो कि मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ। तो उसमें वही एक मैनस्क्रिप्ट जो कहीं विच स्टोन ऑन वन साइड, एक साइड से जो कागज़ रखा हुआ वगैरह, वो एक मैंने एक फॉर्मेट बनाया। सो आई हैव स्टार्टेड पेंटिंग ऑन दीज। तो ये एक आइडिया उसमें आया, और फिर द ग्रेट कलेक्शन, द ग्रेट वर्क कश्मीरी ने किया है, तो इट्स अमेजिंग। एस्थेटिकली कितने वो रिच थे। तो अब मतलब आजकल तो कोई कर नहीं सकता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, सोच भी नहीं सकता है कि इस टाइप का भी काम हो सकता है। हम तो मिनिएचर आर्ट के भी बड़े बहुत दिलदार, मतलब बहुत काम किया है, बहुत ही काम किया। अच्छा, मुझे मसूद साहब ये बता दीजिए, who was the artist in कश्मीर और जम्मू कश्मीर जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया हो? देख लीजिए, मैं जिन दिनों वो मेरा वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जहाँ पे ब्लॉक मेकिंग यूनिट मैंने शुरू किया था, वहाँ पे मेरे पास काफ़ी ये GR संतोष साहब आते थे। सो वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटी थी। तो
दिल्ली में ही मैक्सिमम टाइम उन्होंने गुजारा, तो उनसे काफ़ी मुतासिर हुआ। सो क्योंकि उसका कलर सेंस, और ही वाज अ रियली ग्रेट आर्टिस्ट। वो हमेशा आके मेरे इसमें एजेंसी पे आके बैठा करते थे। सो दैट टाइम ही वाज वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट ऑन, वो उसका अपना एक था, वो शिविज्म पे कर रहा था, शिविज्म पर काम कर रहा, तांत्रिक आर्ट जानते थे। सो अब उसमें इंस्पिरेशन उसकी, वहाँ यूज्ड टू गो टू शारिका एंड ही वुड एक्सप्लेन मी, हाँ भाई ऐसे है, ये है, वो है। तो एक मिस्टर प्राण किशोर उनके साथ हमेशा आते थे। देन फिर मैं भी काफ़ी टाइम उनके साथ गया, तो देन ही वाज टेलिंग मी दैट ये जो शारिका देवी का वो स्टोन जो है, तो इसमें श्री यंत्रकार कार करके है, तो इट इज़ इन द शेप ऑफ माइना तवैचवना अर्थ, सो हायर पर्वत विद अ पेबल इन हिज माउथ। So then he wanted me to document for him. फिर मैंने उसको वो बोला मुझे लाइंस चाहिए इसके जो है श्री यंत्र के इसमें है, तो फिर लाइट्स वगैरह करके, सो आई मेड लॉट ऑफ एफर्ट्स टू गेट दोज इमेजेस, दो नोबडी अंडरस्टूड हिम। सब कह रहे हैं ये ऐसे ही बोल रहा है, but somehow I did it. Did anybody influence you other than J.R. Santosh? आप देख लीजिए, मेरी ज़्यादा जो वाबस्तगी रही जे स्कूल ऑफ आर्ट के टीचर्स मेरे थे, उनसे मैं काफ़ी मुतासिर हुआ। जो कुछ मैंने सीखा है अपार्ट फ्रॉम संतोष, मतलब ही हेल्प मी इन पेंटिंग्स, बट दे हेल्प मी इन कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप करना चाहिए। उसमें काफ़ी सारे टीचर्स रहे हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है, और आई वाज, वो हमारी इंस्पिरेशन रहे हैं। तो कश्मीर में जो सबसे बड़ा मामला ये रहता है कि क्या वाकई आपको आर्ट फील करेगा? मैं बेसिकली नहीं, मैं कहना कुछ और चाहता हूँ कि हमने बहुत सारी आर्ट फार्म्स, ये एक आर्ट फार्म है जिसमें आप स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, एक्चुअली एक आर्ट फार्म है। इसके अलावा बहुत सारे आर्ट की मुख्तलिफ फार्म्स हैं, क्योंकि आर्ट के एक्सप्रेशन डिफरेंट है। कोई गज़ल देता है, कोई कॉमेडी करता है, कोई, ये सब आर्ट फार्म्स ही। लेकिन इन आर्ट फार्म्स में क्राइसिस ये रहती है कि लोग शायद इसको रेम्यूनरेटिव नहीं समझते हैं, क्योंकि इट डजंट फीड एंड हेल्प देम लिव गुड लाइफ। मतलब हम अगर गुलकारों की बात करें, गाने वालों की, शायरों की बात करें, तो वो दो चीज़ें चूज़ करते हैं, एक प्रोफेशन के लिए, एक पैशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप एक एक्सेप्शनल शख्स हैं जिसका प्रोफेशन और जिसका पैशन एक ही है। क्या आर्ट बहुत अच्छा सेल करता है कश्मीर में? I'll tell you, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, जहाँ तक कि मैंने पूरा ऑब्जर्व किया है। अब इसमें हर एक फील्ड में यू हैव टू वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करनी पड़ी। दो हमें कुछ इजीली मिला नहीं है, सो आई हैड टू स्ट्रगल करके हासिल करना पड़ा ये। अब रही बात कश्मीर की, वी लिव इन अ वेरी आइसोलेटेड place as far as art is concerned. सबसे पहला मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने काफ़ी स्ट्रगल किया कि ये इदारा यूनिवर्सिटी के साथ, जैसे बाकी स्टेट्स में है, इट टुक मोर देन 50 years, और यूनिवर्सिटी ने टेक ओवर किया। बड़ी मुश्किल से लड़ना पड़ा उसके लिए। अब फिर सोचा चलो ठीक है, एक एजुकेशन इदारा है तो एक यूनिवर्सिटी में जाके इसको दे विल वो प्रॉस्पर करेंगे, बट इट डिड नॉट हैपन। It didn't happen. आई थिंक It is stagnated. इट इज़ स्टैग्नेटेड। और मुझे वो जब भी मैं वहाँ जाता नहीं हूँ, वो कोसते हैं मुझे
क्योंकि आई वॉज द मेन पर्सन हु फॉट फॉर इट। तो वो कहते हैं किस मुसीबत में हमको डाला, वी वर बेटर ऑफ विद एकेडमी। तो एकेडमी के साथ भी मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हमारी प्रेजेंस आउटसाइड स्टेट इट्स नील, वी डोंट इवन गेट चांस टू पार्टिसिपेट। मतलब इन रूटीन एग्जीबिशंस एंड नहीं है, जैसे नेशनल एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं तो कश्मीर इज नोवेयर। आप देख लीजिए इसमें हमने बहुत पहल की कि कश्मीर में एक अपनी आर्ट गैलरी हो, वो भी नहीं हो पाया। दो इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, सो वन कैन, अगर कहीं प्राइम लोकेशन पे हो सो तो टूरिस्ट कैन कम एंड परचेज वर्क्स ऑफ एन आर्टिस्ट। और दूसरा जो यहाँ से चले गए आफ्टर कंप्लीटिंग देयर कोर्स, दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर बेटर ऑफ आउटसाइड। और अब हमें रिकग्निशन या यहाँ एनकरेजमेंट नहीं हुई, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आई, दे नेवर बॉदर्ड अबाउट आर्ट, दिस फील्ड ऑफ आर्ट। whether you take for example म्यूज़िक को ले लो आप, ड्रामा को ले लो आप, या विजुअल आर्ट्स को, दो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। ये एक वो ये एक ब्रिज की तरह काम करता है टू कनेक्ट विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हम किसको समझाएं, नोबडी अंडरस्टैंड्स दैट। तो अब इसमें भी है, यू कैन नॉट रियली सेल योर वर्क्स, दैट्स अगेन अनदर प्रॉब्लम। क्योंकि अब आर्टिस्टों में इतना भी नहीं है, दे कैन नॉट अफोर्ड टू गो आउट एंड एग्जिबिट देयर वर्क्स, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। तो ये चीज़ें मतलब गवर्नमेंट को देखना है, एटलीस्ट कुछ आर्टिस्टों के लिए जगह हो, कुछ आर्ट गैलरी हो, सो इट्स नॉट देयर। दो इतना आइसोलेट हो गए हैं कि हमें कुछ पता नहीं है कौन आर्टिस्ट कहाँ पे काम करता है, क्या करता है, सो देयर इज नो इंटरेक्शन एट ऑल। ये जो डिजिटल दुनिया है ना, जिसमें अब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर्स आए हैं, तो हाउ इज इट इम्पैक्टिंग आर्ट? सी वो मैं समझता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मैं वो किसकी ईजाद है, वो इंसान की है। सो अब है, यू हैव पॉसिबिलिटीज़ ऑफ क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंट, क्योंकि हमेशा आर्टिस्ट कुछ नया ही सोचता है। सो ही टेक्स मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो रेफरेंस लेके वो देन ही ट्राइज टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट। तो अब मतलब जैसे पेंटिंग्स हम करते हैं, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू पेंटिंग्स ओनली। So now they mix digital medium with this, they work with artificial intelligence, but ultimately ये इंसान को ही सोचना है, क्योंकि So you are not worried? नहीं, I'm not worried. See, I got to हमें तो अपडेट रखना पड़ता है with the present जो ये कंप्यूटर एज का जो हम, स्पेशली मैं बताऊंगा कि हमारे काफ़ी सारे दोस्त थे, स्पेशली द एल्डरली पीपल अब हैं, दे वो वर्किंग एज आर्ट डायरेक्टर्स वगैरह बॉम्बे में। जब ये कंप्यूटर्स आए, सो दे कुडंट कोप अप विद दिस न्यू चैलेंज, और फिर उन्होंने छोड़ ही दिया। तो समहाउ हमने भी बहुत कोशिश की, सो मैंने अपने आप को इन टच रखा। सो आई कुड सी दैट कि व्हाट कैन बी डन विद डिजिटल आर्ट को हम कैसे पेंटिंग्स में कर सकते हैं, देन हाउ टू यूज़ दीज short documentaries. I make short documentaries also on art and poetry. So it's again digital, but अपडेट रखना पड़ता है। आप कंप्यूटर यूज करते हैं अपने आर्ट? Yes, I do use my computers. Yes, even sometimes I create
माई डिज़ाइंस ऑन दैट, इंस्टेड ऑफ स्केचिंग मैं कंप्यूटर से ही करता हूँ। सो फिर उसको मैं लेके आई क्रिएट पेंटिंग्स। ये मसूद साहब, कश्मीर में एक मसला हमेशा से रहता है, वो ये कि हम अगर एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जी कोई एक पर्टिकुलर स्किल या ट्रेड या कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिर नेचुरली उनमें एट्रिशन होती है। मतलब बहुत सारे वो कर नहीं पाते हैं। मतलब आप जर्नलिज्म की बात देख लीजिए, 3 यूनिवर्सिटीज़ में 100 से ज़्यादा बच्चे हर साल निकलते हैं, लेकिन यहाँ तो उतनी कैपेसिटी ही नहीं है मार्केट में कि सब जर्नलिस्ट्स को हम हर साल अकोमोडेट करें। कुछ तो रहते हैं, बट बाय एंड लार्ज 80 to 90% डोंट become journalists. That is same. I believe that is true with art as well. आपने 30 से ज़्यादा बरस में जितने बच्चों को आर्ट सिखाया, उनमें से कितने आर्ट में रहे और कितनों ने बाद देख लीजिए उसमें लेट अस टेक 50-50। तो उसमें दोज जिन्होंने कश्मीर छोड़ा, सो दे retained, they did better. उसमें मैं कहीं देखे कि मतलब आई वॉज टीचिंग अप्लाइड आर्ट्स, तो उसमें मैंने देखा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स दे वर हेडिंग द वेरी इम्पोर्टेंट दीज मीडिया कंपनीज, एंड कुछ लोगों ने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज खोली हैं, कुछ और फर्दर चले गए हैं बाहर, कोई दुबई में, कोई कहीं, बट दे आर डेफिनेटली दे वर्क, यू नो। अब जो यहाँ रहे, सो दे वर जस्ट लुकिंग फॉर जॉब्स गवर्नमेंट में मिले या स्कूल में एज अ ड्राइंग टीचर वगैरह, सो स्टैगनेंट रहे हैं। बट जो बाहर गए, सो दे हैव एवेन्यूज। और अब इसमें इतना ही नहीं है, सी आर्ट इज नॉट व्हाट यू पेंट, यू नो। इसमें एक चीज़ है, यू ट्रेन योरसेल्फ, एंड एक अपनी क्रिएटिविटी को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। हमारे यहाँ क्राफ्ट का बहुत है। सी एज एन आर्टिस्ट यू कैन क्रिएट मिरेकल्स इन दैट। सो यू हैव दैट क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, और आप अपने इस क्रिएटिविटी में अपने क्राफ्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। सो दे मस्ट थिंक इन दैट टर्म्स ऑल्सो। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बहुत कुछ मिरेकल्स कर सकते। आप देख लीजिए, मैं आई टेल यू, जिन दिनों फ्लड्स में मकान मेरा चला गया, तो फिर उसके बाद आई स्टार्टेड इसको डिसमेंटल किया, फिर इसको रिकन्स्ट्रक्ट करना था। मैंने कारपेंटर वगैरह जो उनको बोला, डोंट थ्रो, जो वेस्ट वुड है उसको फेंको मत, यहीं रखो, या आई वॉन्ट टू यूज़ इट। सो इट्स अगेन दैट क्रिएटिविटी। मतलब जो मैंने आई मेड माई ओन बेड्स, I made railings, I made dining tables out of scrap. Yes, out of scrap. मैं उस वाला मिसेस कॉल, हमारे पास बेड ही नहीं है। मैंने कहा आप बैठो, लकड़ी को लाया, देन उसको I bought few machines. So within a day I used to create a bed. Then I made sofas myself. या लैम्प शेड्स ऐसे इस तरीके के बना। इट्स अगेन योर क्रिएटिविटी विच यू कैन रियली एक एवेन्यू बना सकते हो, सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो टू क्रिएट दीज थिंग्स, क्योंकि इट्स आर्ट एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। तो इन चीज़ों के बारे में हम सोचते नहीं हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बीइंग एन आर्टिस्ट। एक चीज़ बता दीजिएगा मसूद साहब, ये हमारे यहाँ कश्मीर में हर दौर में आर्टिस्ट रहे हैं। जी हाँ, मैं पेंटिंग आर्ट की बात कर रहा हूँ, अप्लाइड आर्ट की बात कर रहा हूँ। डू यू रिमेंबर वन पर्टिकुलर वर्क दैट वाज मोस्ट एक्सपेंसिव एंड सोल्ड? ऑफ अब किसी की भी,
आप अपनी भी बता सकते हैं अगर आप चाहें तो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इम्प्रेशन ये देना चाहता हूँ नाज़रीन को कि जो आर्ट होता है ना, आर्ट सेल करता है, ये सेल्समैनशिप भी है, क्रिएटिविटी भी है। और मैं तो, हमारा एक कश्मीरी आर्टिस्ट है जो शायद लंदन में काम करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आर्टिस्ट माने जाते हैं। एग्जैक्टली, यस, इट्स वर्थ मेंशनिंग, वो राकिब शाह की आप शायद बात करते हैं। सो उसका काम भी बहुत ही बड़ा अच्छा है। सो हिज वर्क्स आर एक्सपेंसिव। और हमारे संतोष साहब की पेंटिंग्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, दे आर इन डिमांड आल्सो and people look for these works. Can we put a tag on his paintings जो बड़ी एक्सपेंसिव रही हो हिस्ट्री में यहाँ की? हाँ, यहाँ के आर्टिस्ट की देख लीजिए, अगर संतोष साहब की बात करते हैं, सो आई थिंक उसकी 20-25 लाख की तो पेंटिंग जाती है। नाउ इट्स बहुत कम अवेलेबल है। अब हमने बहुत काम किया, बट आई हार्डली हैव माई वर्क्स विद मी। तो आई हैव ऑल्सो सोल्ड नॉट मेनी वर्क्स, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। चलो ठीक है, 5, 6, 7 की बिक जाती है कभी कभार, बट अब मोस्टली अब हमारा ज़्यादा टर्माइल पे वर्क्स हैं, सो इट डजंट सेल मच, बट देयर इज़ अ ग्रेट डिमांड ऑफ माय वाटर कलर्स। हाँ, माने जाते हैं। तो अब मतलब आई ओनली हैव डिजिटल इमेजेस ऑफ दोज वर्क्स, तो बट इट्स स्प्रेड ऑल ओवर। ये अब काफ़ी टाइम से इस पेशे में हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ाते भी हैं, और यहाँ का जो पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस सेटअप है, अब उनके साथ वाबस्ता रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मतलब किस रूलर को आपने आर्ट लवर पाया? और अगर मैं पूछूं कि यहाँ का जो एलीट है, रूलिंग एलीट, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, उसमें कितने लोगों के नाम आप ले सकते हैं जो आर्ट लवर है? सी आई टेल यू, मैं ये बताना चाहता हूँ वाटर कलर्स का, जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं वाटर कलर्स, इट वाज़न्ट माय मीडियम। तो एक दिन मुझे गवर्नर हाउस से फ़ोन है, उन दिनों मिस्टर परवेज़ दीवान उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। हाँ, वो शायद कृष्णा राव शायद थे, हाँ, यस, ही वाज देयर। सो ही वाज आर्ट लवर। उन्होंने बोला, भाई आई वांट वाटर कलर्स, मुझे चाहिए कश्मीर के। तो परवेज़ दीवान ने मुझे फ़ोन किया, तो मैं गया उधर, तो उसने बोला हमें वाटर कलर चाहिए। तो ही वाज आर्ट लवर। तो देन आई मेड वाटर कलर्स, तो उनको दिया, ही वाज वेरी हैप्पी, सो दे हैव डिस्प्लेड दोज। देन आई डिड मेनी अदर असाइनमेंट्स विद हिम, बट ही वाज वेरी इंटरेस्टेड। अब जो गवर्नर्स यहाँ रहे हैं, दे वर आर्ट लवर्स। जो आज के हैं वो भी? आज के तो नहीं, आई डोंट थिंक सो, इनका कुछ मुझे पता नहीं है, बट आई वाज इन टच विद ऑलमोस्ट ऑल द गवर्नर्स ऑफ JNK, क्योंकि वो कुछ कैंप्स भी करते थे छोटे मोटे, एंड दे वर आर्ट लवर्स। तो अब वहाँ से मैंने ये वाटर कलर्स का शुरू किया है सिलसिला, क्योंकि मेरा जो काम, मैं अपने काम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सी आई वांट टू वर्क जिसमें हमारी सोसाइटी को फ़ायदा हो। मतलब मेरा एक आई वर्क विद अ कॉन्सेप्ट। अब वाटर कलर्स मैंने उसको दिए, तो देन लॉट ऑफ पीपल केम टू मी, हमें भी चाहिए। तो देन आई थॉट, नहीं, देयर हैज़ टू बी सम पर्पस। मैं वाटर कलर्स करूँगा तो कुछ इसमें हमारे सोसाइटी में क्या फ़ायदा है। देन आई स्टार्टेड वर्किंग, जैसे डाउनटाउन एरियाज़ हैं, पूरा वो टोटली दैट हबा कदल, फतेह कदल, वो इंटीरियर डाउनटाउन एंड टेम्पल्स, रिवर साइड। I just did lot many paintings, I think more than 1,000. So then I uploaded them on social media, ताकि जो हमारा एक यहाँ एक
सेक्ट यहाँ से चला गया, जो दोज पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम दिस प्लेस, क्योंकि उनका वायर अबाउट्स पता नहीं है, कौन कहाँ पे रहता है. सो आई थॉट ऑफ ब्रिजिंग दैट गैप, कनेक्टिंग दोज पीपल टुगेदर, सो दैट हेल्प्ड मी. तो जो ही मैंने अपलोड किया दीज इमेजेस, then I started getting orders. No, not orders, but कोई मेल कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे, वो कोई फेसबुक पे लिख रहा है. So they were just discussing about the places कि हम यहाँ रहते थे, यहाँ पे ये हमारा घर हुआ करता था. So then they started connecting with locals यहाँ के थे, और then आपस में इंटरेक्शन होती थी, और उस तरीके से काफ़ी सारे एक दूसरे से मिले. सो दिस इज द वे आई वर्क, जिसमें फ़ायदा हो. या आई हैव डन, आई वाज डूइंग वो एनवायरमेंटल डिज़ाइंस कुछ किए हैं. सो दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. लोगों के साथ हाउ यू आर्टिस्ट कैन इंटरेक्ट. जैसे आप, मैंने एक बादमवारी में एक स्कल्पचर किया है. सो कभी मैं जाता हूँ वहाँ पे, आई सी लॉट ऑफ पीपल टेक पिक्चर्स, यू नो. सो दिस इज हाउ यू कनेक्ट विद द पीपल एज एन आर्टिस्ट. और इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं टू क्रिएट दीज स्पेसेस आउटसाइड, जहाँ लोग आके बैठे, दे कैन सी योर वर्क, दे कैन एंजॉय इट, दे कैन फील इट. अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है. मुझे तो खुद इस बात का एहसास भी है और पता भी है कि श्रीनगर के मैक्सिमम चौराहे जो हैं, उनमें जहाँ वो जो इंस्टॉलेशन आर्ट आपने बनाया है वो किया है, बाय एंड लार्ज सब मैक्सिमम आपके हैं. मैक्सिमम मेरे यहाँ. बदकिस्मती ये है कि they have not maintained it. They have left it to decay, complete and to decay, except what you have in Badamwari. Badamwari is best. So it is, they maintain it, they look after. तो इसमें look after करना चाहिए. So you can create spaces. So it's very important. तो उससे मतलब आर्टिस्ट को भी रोजगार मिल सकता है. बट अब गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक इन these terms. Not like creating a smart city with stainless steel lights and sculptures, but which doesn't go with our environment. हमारे एनवायरनमेंट के साथ अब हमारे जो एंसेस्टर्स एस्थेटिकली हर एक चीज़ में आप देख लीजिए कि वो कैसे रिलेट करते हैं. वेदर यू टेक देयर ऑर्नामेंट्स, देयर ड्रेसेस एंड वे ऑफ लिविंग एज वेल एज द आर्किटेक्चर. सो ये एक हार्मनी है विच वी आर लूजिंग नाउ, एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. और मसूद साहब, मैं इस कन्वर्सेशन के ऑलमोस्ट कंक्लूजन में ये बताना चाहूँगा कि मसूद हुसैन की जो इनके जो काम हैं, इनके जो वाटर कलर्स हैं या ये बाकी जो काम करते हैं, इस पर इन्होंने कई किताबें लिखी हैं या इन कोलैबोरेशन में, जिसमें बहुत सारे लोग इनके वर्क्स हैं और उनको एक्सप्लेन किया गया है. तो मैं कुछ मतलब मैं मसूद साहब से ही कहूँगा कि ये अपनी किताब के बारे में कुछ बता. ये देख लीजिए, ये एक आयरलैंड के एक राइटर और हाइकूइस्ट, काफ़ी फेमस है वो. उन्होंने मेरे से थ्रू सोशल मीडिया आई गॉट टू नो हिम. सो ही वाज वर्किंग ऑन गांधी. तो अब ही वांटेड टू पब्लिश अ बुक ऑफ हाइकू ऑन गांधी. तो हमारा किसी तरीके से आपस में राबिता हो गया. तो अब मैंने कहा ठीक है, इफ इट इज़ गांधी तो वी विल डू इट. तो फिर हमने वो वहाँ से हाइकूज भेजता गया, तो मैं उनको पेंट करता गया. तो अल्टीमेटली ये सारा थ्रू सोशल मीडिया ही हुआ. तो इस को मैंने जिस दिन एक लास्ट इलस्ट्रेशन मैंने वहाँ भेजी, तो उसके नेक्स्ट वीक टोटल वो शट डाउन हुआ था वो इंटरनेट. आप इसकी बात कर रहे हैं? जी, वो
पूरा बंद हो गया। सो फिर मुझे पता नहीं चला कि इस किताब का क्या हुआ। देन समबडी केम विद अ न्यूज़पेपर, उसमें रिव्यू आया था वॉक विद गांधी का। सो इसको पब्लिश किया था उन्होंने, और फिर डबलिन में इसका वो फॉर्मल लॉन्च हुआ था। लॉन्च हुई थी, काफ़ी अच्छे से किया था। एंड दिस बुक बिकेम सो पॉपुलर कि अब नाउ यू हैव फ्री डाउनलोड ऑफ दिस इमेजेस ना, पूरा बुक का आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक इसके 10,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल। सो दिस इज़ वेरी रेयर कि नोबडी हैज़ वर्कड सो मच ऑन गांधी, इतनी सारी इलस्ट्रेशंस नहीं की है। तो ये, तो इसमें वो कोई पेंटिंग है जिसमें गांधी को कश्मीर की में उम्मीद और रोशनी की किरण नजर आई थी जब पूरा सब कंटेंट जल रहा था? इसमें मैंने कुछ ली हैं कश्मीर की, वो इन टर्म्स ऑफ पोस्टर्स आल्सो। तो उसमें जैसे कि गांधी ने ये भी कहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कश्मीरी हिंदू कौन है, कश्मीरी मुस्लिम कौन है। सो वो एक मैंने एक इलस्ट्रेशन बनाई है। देन आई हैव मेड अ डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ऑन आर्ट एंड पोइट्री पे अबाउट दिस। ये जो आप कह रहे हैं, ये एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। सो इट्स इज़ दैट दिस वाज माय फर्स्ट असाइनमेंट विद हिम। देन आई मेड मेनी मोर चिल्ड्रन बुक्स, कुछ बनाई, सो विच वर पब्लिश्ड। और इसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लव लेटर टू कश्मीर। तो ये कंपाइल इन्होंने आयरलैंड में ही की है, अबाउट माय वाटर कलर्स। अच्छा। तो इसमें पूरा जो लैंडस्केप्स हैं, तो इसमें इन्होंने पूरे वो हाइकूज वगैरह दिए हैं। तो दिस इज़ कलेक्शन ऑफ मैनी ईयर्स ऑफ माय वर्क। सो तो ये देख लीजिए अब, दिस वाज पब्लिश्ड इन न्यूयॉर्क में। यस, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशंस में। एंड अनफॉर्चुनेटली नोबडी bothered to purchase in Kashmir. In Kashmir, no libraries. I have, मैंने कुछ लिखा था इनको, recommend किया तो to have at least a copy of this book, which is still available throughout world. तो as a reference से, बाकी तो अब ये कश्मीरी आर्टिस्ट की किताब, उसके वर्क जो आयरलैंड में आइडिएट हुई, आइडिया इसका हुआ, न्यूयॉर्क में छपी, और जम्मू कश्मीर की लाइब्रेरी में उसकी कोई कॉपी कोई नहीं है। इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है कि हम क्या करते हैं। So, अब इसमें पूरा कश्मीर का वो जो ख़त्म हो रहा है हमारा आर्किटेक्चर वगैरह, सो आई हैव जस्ट पोर्ट्रेट दैट थिंग in this landscapes हैं। So it's worth at least having as a reference book, nothing else. बाकी I'm not getting anything out of it. तो ये भी एक compile उन्होंने की। Then so this is available on Amazon। और ये भी है Boatman Take These Songs From Me। So they have compiled my जो मैं works की बात कर रहा हूँ, how I started। तो इसमें people have written about it, and this is ये Indian publication है, and this is available on Amazon। So these are my works। तो लगभग 40 के करीब है इसमें works, so it's also very important as a reference book। और आपने कबीर पे भी काम किया? Then I have worked recently on कबीर also। तो अब ये मतलब शायद ये इस बार ही पब्लिश हो रही है, somebody is publishing it। तो शायद इस साल ये आएगी। These are about 40 works which I did on कबीर। तो संत कबीर।
तो दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग So as a reference book. what are the subjects you are tackling now? क्योंकि आप देख लीजिए, मैं अफवाह ये है कि आप लाल-दद पे काम कर रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद somebody, और मैं लाल-दद के कुछ कपलेट्स मैंने सिलेक्ट किए, अबाउट 20 कपलेट्स को मैं उसके ये वॉक्स को ना इसमें पश्मीना शॉल्स पे पेंट कर रहा हूँ. सो आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो लेट अस होप. अभी थोड़ा वो मौसम की वजह से उन्होंने बोला ह्यूमिडिटी है, सो वी कैन नॉट टेक दैट प्रोसेस ऑफ पेंटिंग दैट. सो इट नीड्स अ वेरी ड्राई क्लाइमेट. और ऑन टॉप ऑफ दैट, साइड बाय साइड आई हैव स्टार्टेड पेंटिंग दोज 20 couplets इन एक्रेलिक मीडियम में कर रहा हूँ. तो इट्स वो भी 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा. देन आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन सॉर्ट ऑफ अ कश्मीर हिस्ट्री पे काम कर रहा हूँ. सो इट इज़ राइट फ्रॉम जैसे हम वो कहते हैं कि सती सर का कॉन्सेप्ट है. सो मेरे पीछे वो पेंटिंग एक है, बड़ा पुराना कंसेप्ट है, वो बुद्धिस्ट इरा से है. हाँ. सो उसके बाद हिंदू इरा में भी Exactly. कश्यप ऋषि की बात हो रही है. So these are the ideas, you know, जो कि मैं पेंट करता हूँ अपने वर्क्स में. बट मेरा जो थीम है दैट्स ओनली कश्मीर, क्योंकि देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर हियर. कश्मीर से बाहर कहीं आपकी पेंटिंग डिस्प्ले है परमानेंट बेसिस पे? बहुत जगह है, आई डोंट इवन रिमेम्बर, यू नो. सो बहुत जगह है, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो है, तो अब काम करते हैं. सो पीपल कम एंड दे टेक माय वर्क्स, कलेक्शन में जाती हैं मोस्टली. कभी हम उम्मीद करेंगे आप शेखुल आलम पे काम करेंगे? इंशाल्लाह. जब मैं कबीर पे किया, सो आई कैन डू दैट आल्सो. तो अभी शेखुल आलम का मेरे जहन में है. सो अब मतलब जैसे कि मैं लाल-दद के 20 लिया, सो दैट आई कैन टेक नेक्स्ट शेखुल आलम. आपने श्राइनर्स पे बहुत काम किया है, ट्रेडिशनल लिंक टू श्राइनर्स बहुत काम किया है. बहुत काम. मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ. मैंने पहले भी कह दिया कि मैं आर्ट समझता नहीं, ज़्यादा कलर ब्लाइंड आदमी हूँ, लेकिन आपका जो काम है वो देखता रहता हाँ. यस, आई हैव डन लॉट ऑफ डिजिटल वर्क्स आल्सो. सो अब मैंने आई थिंक आपका जो वो निकलता है मैगजीन, इवन आई हैव सीन सम ऑफ माय वर्क्स. यस, उसमें तो हम कोशिश करते हैं अकोमोडेट करने की. तो चलिए. खैर नाजरीन, ये थे मसूद हुसैन. मसूद हुसैन के साथ बात कर रहा था. पहली बार ऐसा होता है कि मतलब ये इत्तेफाक होते हैं तकदीर के, कायनात के. तो खैर मैं कोशिश करूँगा कि कोई और मौका मिल जाए जब हम फिर मसूद हुसैन से हम कलाम हो जाएंगे और आर्ट के ये जो कहानी है इसको दूसरे लेवल पे ले जाएंगे. तब तक के लिए मैं मसूद साहब को बहुत ही मशकूर हूँ. उन्होंने हमें टाइम दिया, इनके स्टूडियो में बैठने का मौका मिला. और आपका भी बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारी ये जो कन्वर्सेशन है, गुफ्तगू है, ये बेसिकली इस प्रोग्राम की ही ये इसका एसेंस ये है कि हम जब किसी से बात करेंगे तो हम एक तो उसकी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं और जिस सेक्टर में उसका कंट्रीब्यूशन रहा हो ज़िंदगी के जिस शोबे से, उसका भी उसका खुलासा हो जाए. तो हमें उम्मीद है कि आर्ट तो थोड़ा वो कहते हैं ना, आर्ट तो बड़े लोगों का सब्जेक्ट है, लेकिन हम हर शख्स कश्मीर में किसी न किसी तरह एक आर्टिस्ट है. वो चाहे बाग में काम करता हो सेबों के, जब उनकी कटाई होती है, प्रूनिंग होती है, वो आर्ट वर्क है. बिल्कुल बिल्कुल. जब आप चटाई बुनते हैं या पश्मीना शाल बुनते हैं, वो आर्ट वर्क है. अभी अपनी अपनी लेवल है. खैर आर्ट एक लंबा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत कलर्स की अपनी रिक्वायरमेंट है और वो इसमें कलर बोलते हैं. तो खैर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एक और वो अलग कहानी है. तो अगली बार मौका मिला तो उस पर भी बात करेंगे. तब तक मसूद साहब का शुक्रिया और आपका शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब. इट्स नाइस मीटिंग यू.